26 नवंबर 2018 को जब मुंबई पर अटैक हुआ तो जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने 4 दिनों तक पूरी मुंबई को हाईजैक कर लिया था। इस अटैक के अंदर 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 10 में से सिर्फ एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था मोहम्मद कशाब। मेरा नाम है अमन और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दस आतंकवादी पाकिस्तान से बोट लेते हैं और वो समुद्री रास्ते से मुंबई में प्रवेश करते हैं। तो इसी चौक के अंदर मुंबई के भरत तोमर नाम का एक लड़का था। वो ताज होटल का एम्प्लॉय भी था। वो काम के लिए निकल रहे थे तो वो देखते हैं कि इस बोट पे कुछ लोग, शक हुआ तो उसके पास जाके पूछते हैं कि आप लोग कौन हो। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि हम स्टूडेंट हैं। और कसाब ने उसे गुस्से में बात की तो अपने अपने काम से मतलब रख, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है। फिर वो उसको शक हुआ तो वो बहुत ही अच्छी समझदारी दिखाई और उसने पुलिस हेडक्वार्टर पर फ़ोन किया और कहा कि कुछ लोग हैं जो मुझे शक है कि वो गलत चीज़ कर रहे हैं। तो उन्हें फ़ोन भी किया था लेकिन पुलिस ने वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर 10 में से 8 लोग अपने अपने टारगेट की तरफ निकल जाते हैं और कसाब और इस्माइल बच जाते हैं क्योंकि उसे अलग टारगेट दिया था। फिर वो लोग जो इस्माइल और कसाब CST स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। वो टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेके निकल जाते हैं। फिर टैक्सी के आगे की तरफ इस्माइल बैठता है वो और पीछे की तरफ कसाब बैठता है। वो ड्राइवर को उलझाए रखता है और पीछे जो कसाब था वो बम निकालता है अपनी बैग से और उसके अंदर 9 वाट की बैटरी फिट कर देता और टाइम सेट कर देता है 1:15 का सेट कर देता है। फिर ड्राइवर के नीचे वो बम को छिपा देता है। फिर CST स्टेशन आता है। फिर टैक्सी वाला लक्ष्मी नारायण को बिठाकर आगे की तरफ निकल जाता है। फिर 10-15 मिनट के अंदर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। इसके अंदर लक्ष्मी नारायण और ड्राइवर उस्मान की मौत हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हो जाते हैं। फिर CST स्टेशन के अंदर रात हो गई थी। वो 9:30 पर इस्माइल और कसाब उतरते हैं। वो स्टेशन की तरफ देते जाते हैं लेकिन और दिन की तरह वहाँ पर भीड़ भड़ाका नहीं था। वहाँ पर कम ही लोग थे तो उसको गुस्सा आया, बोले कैसे हो सकता है। जिस तरह से वो सोच कर आए थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, इतनी भीड़ नहीं थी लेकिन काफ़ी भीड़ थी और दिन की तरह भीड़ नहीं थी। फिर वो वॉशरूम में जाता है इस्माइल और कसाब अपने जो हथियार थे AK-47 इसको असेंबल करता है। फिर हथियार जो बम वगैरह थे उसको भी असेंबल करता है। जो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वह ग्रेनेड चारों ओर फेंकते हैं। ग्रेनेड को चारों ओर फेंकते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, लोग अफरा तफरी मच जाती है। फिर दोनों अपनी AK-47 निकालते हैं और चारों ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग में बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर वहाँ पर एक जो अधिकारी थे वो अनाउंसमेंट करता है, उसका नाम था विष्णु दाताराम। वो अनाउंसमेंट करते हुए सभी को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। सभी बाहर निकलते हैं लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। 58 लोगों की मौत हो चुकी थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। इसके अंदर 8 पुलिस के लोग भी थे क्योंकि उसके पास खास इतने अच्छे हथियार नहीं थे। लेकिन जो टेररिस्ट थे उसके पास AK-47 थे और पुलिस के पास पुराने हथियार थे, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए 8 पुलिस लोगों के बीच के अंदर जान निकल गई थी। फिर पूरा जो स्टेशन था वो खाली हो गया था। फिर वो बाहर की तरफ आते हैं, इस्माइल और कसाब बाहर की तरफ जाते हैं। फिर अगले टारगेट मालाबार हिल जो अगला टारगेट दे रखा था वो उसकी तरफ जाते हैं। वो पैदल जाते हैं और बदरुद्दीन तैयाबजी मार्केट की तरफ निकलते हैं। फिर वो गाड़ी वगैरह देखते हैं, उसे गाड़ी नहीं मिलती। फिर पार्किंग की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी पार्किंग के अंदर भी गाड़ियाँ लोग थी। फिर गेट नहीं खुल रहा था तो फिर मेरे आ गई थी क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म मिल चुके थे, पुलिस वहाँ पर आ गई थी। फिर दोनों में अच्छी गोलीबारी होती है। फिर वो पीछे सरकते हैं इस्माइल और कसाब। फिर एक दीवार की तरफ वो छलांग लगा के जाते हैं तो उनको ये नहीं पता कि जो वो छलांग लगा के जा रही है वो कामा हॉस्पिटल था। फिर वो अंदर जाते तो उसे पता नहीं चलता। वो बोर्ड देखते हैं
वो बोर्ड वगैरह देखते हैं, फिर पता चलता है कि ये कामा हॉस्पिटल है। लेकिन वो अंदर जाते हैं तो इतने तो हॉस्पिटल के जो पहरेदार थे उनको पता चल गया कि टेररिस्ट यहाँ पर आ गए हैं, तो सभी को सतर्क कर देते हैं। अंदर जाके जो यहाँ का स्टाफ था, जो नर्स थी, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। सभी को एक तरफ सेफ जगह पर सबको इकट्ठा कर लिया था, सब फिर लॉक लगा दिया था। जो भी लॉबी थी उसको भी, जो गेट था उसको भी वहाँ पर लॉक लगाते, इससे काफ़ी लोगों की जान बच गई थी। फिर वो सर्च करते हैं, चारों अंदर कुछ नहीं मिलता, पुलिस आती है, वहाँ पर फायरिंग वगैरह होती है। फिर यहाँ पर भी कुछ लोगों की जान गई थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। वो पीछे की गेट की तरफ दोनों आतंकवादी निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। फिर वहाँ पर इतने पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर फ़ोन चला जाता है। फिर हेमंत करकरे ATC हेड थे, उनको फ़ोन जाता, वो खाना खा रहे थे लेकिन उनको फ़ोन जाता है, वो एकदम से सतर्क हो जाती है। वो अपनी SCP अशोक कामते और विजय सालस्कर को साथ लेते हैं और वो कामा हॉस्पिटल के उधर निकलते हैं। जब कामा हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो वायरलेस पे उनको सूचना मिलती है कि 2 बंदे हैं जो कामा हॉस्पिटल के पीछे है, जो हथियार ले रखे हैं वहाँ पर। फिर वो पुलिस वाले हेमंत करकरे वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं। शाहब इस्माइल, उनको पता चल जाता है पुलिस आ रही है। फिर इस वहाँ पर आती है, फिर गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फायरिंग करने लग जाते हैं। इस फायरिंग के अंदर काफ़ी पुलिस वालों के अंदर मौतें वो हो जाती है। SP अशोक कामते, विजय सालस्कर और हेमंत करकरे, ये तीनों आगे की सीट की तरफ बैठे थे, तीनों की मौत हो जाती है। पीछे जो 4 और सिपाही बैठे थे उनकी भी मौतें हो जाती है। लेकिन फिर तीनों को वो उतार देते हैं, जो आगे थे, जो पुलिस थे उनको उतार देती है। फिर वो पीछे की तरफ जाती है पुलिस को उतारने के लिए, पीछे वो लोग था इसलिए वो उतार नहीं सके। फिर वो उस जल्दबाजी के अंदर बैठते हैं, वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिर पीछे की तरफ जो अरुण जादव थे वो घायल थे लेकिन वो होश में थे। फिर वो उनकी जो बातें सुन रहे थे कि कसाब और इस्माइल क्या बातें कर रहे थे। अरुण जादव थे, जो बंदूक भी थी उसके पास, लेकिन वो गोली मारना चाहते थे, लेकिन उसके कंधे और हाथों पे गोली लग चुकी थी। योगेश पाटिल नाम का जो सिपाही था, जो बेहोश था, लेकिन वो भी बेहोश था लेकिन वो जिंदा था। लेकिन उसके जब रिंग बजती है उसके मोबाइल की, फिर पीछे कसाब देखता है तो उनको गोली मार देता। वहीं पर योगेश पाटिल भी शहीद हो चुके थे। कसाब और इस्माइल बहुत तेज़ से गाड़ी चला रहे थे, तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, तो उनके गाड़ी का जो टायर था वो भी पंचर हो गया था। फिर वो अंधाधुंध फायरिंग करने के लग रहे थे, कसाब और इस्माइल ड्राइविंग कर रहा था। फिर वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है उनकी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। वहीं पर सामने की तरफ आ रही थी एक स्कोडा कार जिसका नंबर था MH02JP1276 नाम की स्कोडा गाड़ी आती है। वो समित विजय नाम का लड़का चला रहा था अपने परिवार के साथ, उनको रोकता है। कसाब और इस्माइल उनको रोकती है, वो बाहर निकलती है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो भूल गए इन लोगों को मारना। फिर वो स्कूटर चली जाती है और वहाँ पर जो अरुण जादव थे वो पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन करते हैं कि 2 बंदे अभी इस्माइल और कसाब निकल चुके हैं वहाँ पे और मालाबार हिल की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे की तरफ पुलिस एक स्ट्रॉन्ग बैरिकेड लगाती है उन्हें रोकने के लिए। फिर वो गाड़ी आती है, कसाब और इस्माइल की गाड़ी आती है वहाँ पर। फिर वो आगे की तरफ जाती है तो वो बैरिकेड की वजह से वहाँ पर रुक जाती है। फिर साइड की तरफ एक डिवाइडर था, छोटा डिवाइडर था, वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ गाड़ी फंस जाती है। फिर पुलिस फोर्स ने वहाँ पर ज़बरदस्त फायरिंग स्टार्ट कर दी और पूरी गाड़ी को छल्ली कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। फिर तुकाराम ओम्बले AST जो रिटायर्ड फौजी था वो आगे निकलते हैं। फिर लोगों में जोश बढ़ता है, पिछले पुलिस को वो भी इसके पीछे पीछे आने लगती है। तुकाराम के पास सिर्फ एक लकड़ी थी, वो आगे की तरफ जाते हैं। फिर वो गेट खोलते हैं गाड़ी का, स्कॉडा गाड़ी का गेट खोलते हैं। दोनों की मौत हो चुकी थी लगभग, लेकिन फिर कसाब की आंखें खुलती है। फिर अपने AK-47 से तुकाराम पर गोलियां चलाते हैं। फिर तुकाराम पर गोलियां ज़बरदस्त तरीके से चलाने लगती है, लेकिन तुकाराम ने ज़बरदस्त तरीके से पकड़ रखा था, उसे छोड़ा नहीं था। फिर पुलिस फोर्स आती है, तुकाराम को एक तरफ करती है, तो तुकाराम शहीद हो चुके थे।
फिर कसाब को पकड़ लिया जाता है। इस पूरे अटैक के अंदर 166 लोगों की मौत हो गई और 300 लोग घायल भी हो गए थे इसके अंदर। फिर 21 नवंबर 2012 के अंदर कसाब को फांसी दे दी गई।